₹1000 का शेयर मिल रहा है 200-250 की रेंज में। क्या इसे बाय करना चाहिए? क्या दोबारा 1000 पे जाएगा? इन सभी इश्यूज को क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड और शुरू करते हैं फंडामेंटल से। तो सबसे पहले मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है। पीई रेशो 25 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 के आसपास है। तो इन वैल्यूज पे शेयर महंगा तो नहीं है, फेयर प्राइस पे है स्टॉक। आरओई और आरओसीई दोनों ठीक हैं, बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं, लेकिन बुराई इनमें कोई नहीं है। अगर कंपेयर करें इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से तो क्लियरली आपको इस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत हाई पी और बहुत ही हाई प्राइस टू बुक वैल्यू पे दिखाई देंगे। रिलेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक ने 2021 में 1000 के आसपास का एक हाई लगाया और वहां से काफ़ी ज़्यादा फॉल आई है। इसकी कहानी क्या है? तो 2017, 18 और 19 इन 3 सालों में स्टॉक 150 से 200 के आसपास ट्रेड हुआ है। इसी टाइम पे इसका जो प्रॉफिट था वो भी एवरेज 150 के आसपास ही था। नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो स्टॉक भी डबल होना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक 5-6 गुना हो गया। क्यों? तो इसका कोई रीज़न नहीं था। लोगों के पास पैसा था और लालच, मतलब सिर्फ अंधी बाइंग के चलते ही ये स्टॉक 1000 तक चला गया। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं कि प्रॉफिट डबल हुआ है तो शेयर 5 गुना डिजर्व ही नहीं करता। वहाँ पे जिनको वैल्यूएशंस की समझ थी उन्होंने बेचा और स्टॉक अपनी रियल वैल्यू पे आ गया। अब मार्केट की सेलिंग प्लस ट्रम्प के टैरिफ्स के चलते ये और गिरा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर्स के पास। किसी टाइम डीआईआईज के पास काफ़ी बड़ा स्टेक था जो सारा बेच चुके हैं। एफआईआईज के पास आज भी अच्छा स्टेक है। पब्लिक में एक बड़ा नाम दिखाई देगा, विजय केडिया, जो लगातार अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी ज्वेलरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचती है। ये प्रोडक्ट्स इंडिया, राजस्थान में बनाए जाते हैं और यूएस, यूके और जर्मनी में बेचे जाते हैं। मतलब इंडिया में कम दाम पे बनवाकर बड़ी कंट्रीज में सेल करते हैं तो इनको अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। प्लस ये लोग टीवी चैनल्स के थ्रू, ऑनलाइन, प्लस अपनी ऐप के थ्रू, प्लस शोरूम से, मतलब मल्टीपल वेज में बेचते हैं। इसको ओमनी चैनल बोलते हैं। वैसे ये पूरे वर्ल्ड में से बहुत सी कंट्रीज में से सामान बाय करने की काबिलियत रखते हैं। ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। शुरू से एंड तक का सारा काम कंपनी खुद से करती है, किसी दूसरी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने टाइम टू टाइम। सेम बिजनेस लेकर ये न्यू कंट्रीज में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। मोस्टली इनकी सेल्स होम डिलीवरी से होती हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल में इनसे पूछा गया था कि आप इंडिया में काम क्यों नहीं करते? तो इन्होंने बोला कि इंडिया में लोग शिपमेंट का खर्चा नहीं करना चाहते, वो सारा खर्चा कंपनी पे आ जाएगा। इंडिया में फ्री शिपिंग का ट्रेंड है एक तरह से। दूसरा, इन्होंने कुछ डिलीवरी कंपनी से बात की थी तो पता चला कि इंडिया में 30% लोगों तक पार्सल पहुंचते ही नहीं हैं, कैश ऑन डिलीवरी वाले पार्सल्स। बाकी कंट्रीज में ये नंबर 0.2% है।
प्लस इंडिया में टीवी चैनल्स पे अपना प्रोग्राम दिखाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ इंडिया में काम नहीं करती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनीज को कई तरह से एनालाइज करते हैं। उनमें से एक है हाई ग्रॉस मार्जिन्स, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह के खर्चे कम हो तो कंपनी को प्रेफर किया जाता है। इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स 60% से ऊपर हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। ऐसी कंपनीज को फ़ायदा ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर दे, जहाँ कोई और वजह से कोई एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी पे आ जाए, तो वो झेल सकती है। इसी केस में देख लो, ट्रम्प के टैरिफ्स के चलते बड़ी-बड़ी कंपनीज में दिक्कत आ रही है, इनको भी आएगी। लेकिन मार्जिन्स इतने अच्छे हैं कि ये काफ़ी हद तक उनको झेल सकते हैं। वैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि टैरिफ से डर नहीं है, बस इकोनॉमी सही रहे तो लोगों के पास पैसा हो तो काम चलते रहेंगे। दूसरा, किसी कंपनी को उसके डिविडेंड से भी जज कर सकते हैं। जैसे इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 20 से मतलब लास्ट 5-6 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो इसी टाइम में इन्होंने उसमें से 50% के आसपास मतलब 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट डिविडेंड्स के रूप में बांट दिया है। इससे समझ आता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश आ रहा है। अगर किसी कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम हो तो वो इतने टाइम के लिए डिविडेंड्स नहीं दे सकती। अगर देगी तो उसको डेट लेना पड़ेगा, तो इस केस में तो डेट भी नहीं है, तो ये कंपनी का बिजनेस नो डाउट अच्छा है। प्लस इन्होंने 2 एक्विजिशंस भी की हैं, इनके लिए भी कोई लोन नहीं लिया गया और अभी आगे इनको केपेक्स वगैरह के लिए भी कोई खास पैसा नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जिनसे हमें फंडामेंटली इसके अच्छे बिजनेस का पता चलता है। अब ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से देखते हैं। पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज, रशिया यूक्रेन वॉर से ही पूरी दुनिया में सप्लाई चेन में दिक्कत आनी शुरू हुई थी। बहुत से प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद हुई, जहाँ कह लीजिए बहुत से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और ये दिक्कत सभी कंपनीज को फेस करनी पड़ रही है। दूसरा जो है वो है बड़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी लास्ट 1-2 साल से अच्छा नहीं कर रही है, तो ये मेन प्रॉब्लम है। इससे लोगों के पास पैसा कम आ रहा है, तो ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स पे डेफिनेटली खर्चा कम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ्स का नया पंगा लिया है, इसमें ज्वेलरी भी आती है, तो इसके चलते इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन दोनों काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा। ट्रम्प वैसे भी कुछ क्लियर नहीं कर रहा, तो इसके चलते भी कंपनीज को दिक्कत आ सकती है। थोड़ा बहुत इसको हैंडल करने के लिए इन्होंने एडवांस में इन्वेंट्री ले रखी है, बाकी टाइम आने पे पता चलेगा। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इनके बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं। अब पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। थोड़ा टाइम पहले ही इन्होंने 2 न्यू एक्विजिशन की हैं, माइंडफुल सोल्स और आइडियल वर्ल्ड नाम की कंपनीज की। इससे ये लोग न्यू एरिया कवर कर पाएंगे, प्लस क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंपनी को। सेकंड है लैब ग्रोन डायमंड्स, ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये डायमंड्स की न्यू कैटेगरी आई है जो देखने में प्रॉपर डायमंड ही होते हैं, लेकिन नेचुरली नहीं है। इनको लैब्स में बनाया जाता है और कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं। इनके आने से नेचुरल डायमंड की सेल्स और प्राइसेस दोनों कम हुए हैं, तो वैभव ग्लोबल कंपनी ने भी इनको बेचना शुरू किया है और 1 साल में ही टोटल सेल्स का 10% लैब ग्रोन डायमंड से
आना शुरू हो चुका है। तो ये ट्रेंड हो सकता है कि कंटिन्यू करे। वैसे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2032 तक लैब ग्रोन डायमंड्स की सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी की मैनेजमेंट। इन्होंने बहुत टाइम से कंपनी को अच्छे से हैंडल किया है। थोड़ा टाइम पहले ही इन्होंने जर्मनी में भी काम शुरू किया है, जो कि अभी प्रॉफिट में नहीं आया है, जिसके चलते स्टॉक की रेशोज़ आपको थोड़ी ख़राब दिखाई दे सकती हैं। लेकिन मैनेजमेंट बढ़िया है, तो जल्दी ही ये बिज़नेस भी प्रॉफिट में आएगा, जिससे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे। और ये मैनेजमेंट बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ करती है और ये टारगेट करते हैं सिर्फ हाई ग्रॉस मार्जिन बिज़नेस को। यही बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो अब लास्ट में टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। आज मैं टेक्निकल गुरुज की तरह बोलूँगा कि 270 के एरिया में एक बड़ी रेजिस्टेंस है। पहले भी यहीं से ये स्टॉक वापस आया है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 520 के आसपास और इसको ये स्टॉक एक क्विक मूव में कवर कर सकता है। और 200 के पास एक सपोर्ट का एरिया है। वैसे एक गट फीलिंग है कि इसने बेस बना लिया है। अब ये 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। कोई स्टॉक में कुछ फिक्स नहीं होता। अगर ये दोबारा 200-210 की रेंज में आता है, तो वहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगी। तो वहाँ पे फंडामेंटली एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको बाय करने के लिए देखा जा सकता है। बाकी जैसे पहले भी मैंने बोला है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद के लिए रिसर्च करता हूँ और जो स्टॉक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं वही बोलूँगा कि आप सिर्फ मेरी बातें सुनकर इसको बाय मत कीजिए, खुद से एनालाइज करिए। और ये मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, ये भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वैसे है नहीं, लेकिन ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। सो दैट्स इट। यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।